ठीक है, हेडिंग दे दो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पहले पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में देखते हैं। तो बोलो क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कब फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? नहीं पता सर। ठीक है, तो ये पता है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बोलो। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। राइट, जब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक तो डोनेट हो गए, या अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो बॉन्ड कौन सा बनता है? आयोनिक। राइट, तब बॉन्ड कौन सा बनता है? आयनिक बॉन्ड। मतलब क्या होना चाहिए, एक क्या कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तब आयनिक बॉन्ड। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि Na और Cl है, तो NaCl में कैसा बॉन्ड बनता है कि Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, तो ये बॉन्ड कौन सा बनता है हमेशा? आयोनिक। राइट, वैसे ही टाइप का होता है कुछ कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आयनिक आयनिक बॉन्ड होता है, वैसे ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फर्क क्या होता है कि एक मेटल होता है। ठीक है, तो मेटल ने, जब मैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, क्या कर रहा था, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा था या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। अगर एक एग्जांपल लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, तो मैं अगर CH4 बना रहा हूँ, तो कैसे बनता है CH4? सी को 4 बॉन्डेड एटम्स से चार्ज। राइट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में उतार रहा है, और कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में उतार रहा है, और दोनों क्या कर रहे हैं फिर बॉन्ड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना रहे, बॉन्ड बना रहे। राइट, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किन कौन से दो एलिमेंट का है, अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन देख रहा हूँ, तो दो एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन से वो? कार्बन और हाइड्रोजन। राइट, कार्बन कार्बन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन लेके, और हाइड्रोजन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन लेके। तो ऐसा जब बॉन्ड बन रहा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, तब मैं जो बॉन्ड बन रहा हूँ, तो ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड देखना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल होता है, क्या होता है, एक मेटल होता है, और ये मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। मतलब कैसा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज्यादा है या कम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है मतलब। कब? राइट, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब इसको क्या चाहिए, इसको अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, चाहिए। राइट, इसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। हाँ सर। राइट, तब यहाँ पे ये मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, पर कहाँ से करता है, एक लिगैंड होता है। क्या बोलते हैं अपन इसको, एक लिगैंड होता है, एक मेटल होता है और एक लिगैंड होता है। तो ये मेटल लिगैंड बॉन्ड जब बनता है, तो हम इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये लिगैंड क्या करता है, ये दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो सोचो कि एक मेटल है और इसके सर लेकिन मेटल्स तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना। नहीं नहीं, एक मिनट बताता हूँ, पहले बोलता हूँ मैं तेरे को। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मेटल है, मेटल या मतलब कौन सा भी एक मेटल बोलने से अच्छा बोल सकते हैं कि कोई एम एलिमेंट है, मेटल नहीं बोलेंगे, एम एलिमेंट है। ठीक है, एक एम एलिमेंट है जिसको कि क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, हमें पता है NH3 के पास क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, दो डॉट को। लोन पर। राइट, लोन पेयर होता है। तो ये क्या करता है कि ये जो लोन पेयर है, ये डायरेक्टली डोनेट कर देता है इस एम एलिमेंट को। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम और NH3 में एक बॉन्ड बनता है, किसके थ्रू, ये लोन पेयर के थ्रू। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है, ये बॉन्ड सिर्फ बनने के एन लिए कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, सिर्फ एन। सिर्फ NH3 कर रहा है, NH3 में का एन कर रहा है। बाकी ये जो एम एलिमेंट है, ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था कि मेरा C भी कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था और H भी कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था। पर जब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आता हूँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो ये M मेटल है, ये कुछ कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है क्या इलेक्ट्रॉन का? नहीं। नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो दोनों भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन किसके हैं, जब बॉन्ड बना था,
NH3 के। राइट, NH3 के, मतलब इस NH3 के दोनों इलेक्ट्रॉन है, और ये NH3 के दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला के ही ये क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कौन किसको डोनेट कर रहा है इसके केस में? NH3 M एलिमेंट को। राइट, NH3 क्या कर रहा है, M एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक M एलिमेंट है और एक डोनेटिंग एलिमेंट है। यहाँ पे मैं डोनेटिंग एलिमेंट को क्या बोल रहा हूँ, लिगैंड बोल रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिगैंड बोलेंगे। ये लिगैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहा है, लोन पेयर वाला। कितने इलेक्ट्रॉन्स पर? 2। राइट, ये याद रखो कि जब भी इलेक्ट्रॉन लिगैंड अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कितने देगा, हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ कि ये जो NH3 है ये क्या कर रहा है, इस M को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो ये जो जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है M एलिमेंट और NH3 एलिमेंट में, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में फर्क क्या आ गया? कोवैलेंट बॉन्ड में हम्म दोनों इक्वली शेयर करते हैं और हम्म इसमें सिर्फ एक ही पार्ट लेते हैं। राइट, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ लिगैंड M एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। ठीक है, समझा यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना था, सिर्फ आपको ये बताना था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा था, पर वहां पे मैंने इतना इलिस्ट्रेट सर करके इसको बताया नहीं था। ठीक है, तो सर कोऑर्डिनेट एक बॉन्ड कैसे डाउट था बन, इस पे। बोल। सर जैसे ये NH3 हो गया, ये हम्म NH3 बॉन्ड जब बना था तो NH3 स्टेबलाइज हुआ था। हम्म तो नहीं फिर नहीं, जब अब NH3 यहाँ पे जो है ना, ये अकेला M नहीं बॉन्ड बना था। अब ये जो सिर्फ ऐसा एक बॉन्ड नहीं बनता, ये NH3 क्या करता है, इसके अराउंड कम से कम एक 4 NH3 आते हैं और इसको क्या करते हैं, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब सिर्फ MnH3 नहीं बनता कभी भी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप जब देखोगे तो सिर्फ MnH3 नहीं बनेगा, एक ऐसा एलिमेंट नहीं बनता। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे कि हमने, अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स देख रहे हैं कि क्या है, कि जैसे Na और Cl, ये खुद एक सिंपल एलिमेंट बन गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में या कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में ऐसे नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं बनते। वहां पे क्या बनते हैं, वहां पे बनते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो तू जैसे बोल रहा है कि इस ये अगर NH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी, वो एकदम करेक्ट है। कि NH3 अगर इसको एलिमेंट दे देगा तो NH3 का ऑक्टेट जो था वो कंप्लीट था, अब तो कंप्लीट नहीं है। पर यहाँ पे ये जब एलिमेंट्स क्या बोलते हैं अपन, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। ऐसे मतलब ग्रुप में बॉन्ड बनते हैं, और ग्रुप में जब बॉन्ड बनते हैं तो अपना जो नॉर्मल ये रूल था, किसका रूल था, ऑक्टेट रूल था। ये ऑक्टेट रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे जब ये ऐसे बॉन्ड बनते हैं तब यहाँ पे EAN रूल अप्लाई होते हैं। तो ये EAN रूल क्या है, कैसे है, ये आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इनकी स्टेबिलिटी और अपन जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस है इनकी स्टेबिलिटी, ये अलग अलग फैक्टर से जज करते हैं। ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है इनकी स्टेबिलिटी तू कौन से रूल से जज करता है कि ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल? ऑक्टेट रूल मतलब। राइट, ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है अपन क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल से उनको उनकी स्टेबिलिटी जज करते हैं। पर जब ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स बनते हैं, या ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स बनते हैं, तो कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स का जो स्टेबिलिटी है वो मैं EAM रूल से क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ये भी टोटली करेक्ट नहीं है EAM रूल, पर फिर भी अगर उसका स्टेबिलिटी अगर देखना है मुझे तो मैं ऑक्टेट रूल नहीं देखता, वहां पे मैं क्या देखता हूँ, EAM रूल देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो NH3 है M मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसे कभी नहीं होता कि वो सिंगल रहे, वो क्या रहता है, एक तो 2 के पेयर में, 3 के पेयर में, 4 के पेयर में, 6 के पेयर में, मतलब बहुत सारे लिगेंड्स आपके इस M को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी वो मैं ये रूल से जज करूंगा, ना कि ऑक्टेट रूल से। ठीक है, तो हाँ जैसे सर। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इसमें चैप्टर में, तो आपको समझ जाएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और आपके सिंपल जो आप आज तक केमिस्ट्री देखी है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं। वहां पे भी जैसे ऑक्टेट रूल था, यहाँ पे EN रूल है, बाकी ऐसा कुछ मेजर फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे फिर?
हम्म। क्या सर? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली फिर? स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और हम्म। EMA रूल्स है, और फिर ये बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। राइट, मतलब आप जनरली क्या पढ़ोगे? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, जैसे मैंने बताया, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो जाएगा। राइट, तो हाँ एक सर। ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि क्या किसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? हम्म। जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इसके बारे में बताएगा। राइट, जो जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या करेगा? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसकी हेडिंग दे दो, मतलब सिर्फ ये लिख के ले लो जो लिख के देता हूँ। ठीक है, लिख लो। हो गया सर। ठीक है, बाबूलाल उमेश हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो अब जब ये पढ़ते हो तो इसमें थोड़े से बेसिक टर्म्स हैं, वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरली कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिखता कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक क्या होगा? एक होगा सेंट्रल एटम। ठीक है, फिर बी होगा लिगैंड्स। इस लिगैंड को ही बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और सी होगा कुछ मेटल आयंस, या बोल सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो ये जो लिगैंड्स होते हैं ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ये लिख के ले लो सिर्फ थोड़ा। ये सब पढ़ाता हूँ, ये क्या है? ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, लिख के लो ये थोड़ा थोड़ा। इतना लिख के लो कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जनरली होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में तीन चीजें होती है। एक सेंट्रल एटम होता है, लिगैंड्स होते हैं जिसको अपन सेकेंडरी वैलेंसी बुलाते हैं, और ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। थर्ड जो एलिमेंट है वो क्या है? एक प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि आयोनाइजेबल होती है। ये लिख के ले लो। इसको ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट।
ठीक है, लिख लिया। झालं सर। ठीक है, ठीक है। बेसिकली कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिखता कैसे है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे होता है एक m, अगर एक एग्जांपल लेते हैं m, या एग्जांपल ही लेके बताता हूँ आपको। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल है किसका, एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जब यहाँ से Cl3 निकल जाएगा तो ये Cl3 जब निकलेगा तो क्या लेके जाएगा। Cl3 कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये जो Cl है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेगेटिव। राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये अगर किसी चीज से जुड़ा है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। लेके जाएगा। राइट, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स से Cl3 को रिमूव करना है। कितने Cl निकलेंगे इस कॉम्प्लेक्स से। 3 अगर इसको मैंने क्या किया, तोड़ा, तो यहाँ से क्या क्या निकलेगा वो बोलो मुझे। यहाँ से कितने Cl निकलेंगे। Cl3 राइट, 3 3 Cl निकलेंगे। निकलेंगे। और ये Cl क्या लेके निकलेंगे, चार्ज लेके निकलेंगे। तो कौन सा चार्ज लेके निकलेंगे। 3 नेगेटिव। राइट, तो अगर ये 3 नेगेटिव लेके निकला तो ये जो अंदर वाला दिख रहा है इस पे चार्ज कौन सा आएगा पूरा इस पे। 3 पॉजिटिव। राइट, इस पे क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। तो ये एक बेसिक एक कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया। तो ये तोड़ने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखा था कि हमने जो जो पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, कि अपना जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक चीज मेन, जो एक फर्स्ट चीज है वो क्या थी। फर्स्ट जो चीज हमने नेम बोला था, ए जो लिख के दिया था वो क्या था। सेंट्रल एटम। राइट, वो क्या था, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम बोलो यहाँ पे कौन होगा इस केस में। CO। राइट, ये CO। CO क्या हो गया मेरा, कोबाल्ट है। ये क्या हो गया मेरा, सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल एटम। अब मैंने क्या बोला था कि B और C होता है। B हमने क्या बोले थे, लिगैंड्स बोले थे। लिगैंड जो बोला था मैंने, ये आयोनाइजेबल होता है या नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मीनिंग क्या है। आयन बन सकते हैं कि नहीं। राइट, आयंस बन सकते हैं कि नहीं। तो ये जो लिगैंड हमने बी बोला था, लिगैंड्स, तो मुझे इस केस में बोलो कि लिगैंड्स कौन होगा। NH3 6। राइट, NH3 6 जो होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे लिगैंड्स। इस लिगैंड्स को और क्या नाम से बुला सकते हैं अपन। सेकेंडरी वैलेंसी। राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, और ये जो बच्चे वाले अब 3Cl होंगे, ये क्या देके जा रहे हैं इसको, इस कॉम्प्लेक्स को। क्या सर। ये जो 3 पॉजिटिव ये निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 3 पॉजिटिव है ये पूरे कॉम्प्लेक्स का है। हाँ सर। राइट, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स का, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी मुझे ढूंढनी है। तो हमने क्या बोला था, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है या नॉन आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल। राइट, आयोनाइजेबल। वो आयोनाइजेबल होती है। तो मुझे ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में बोलो कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कौन होगा, या किससे प्राइमरी वैलेंसी इस कंपाउंड को आएगी। Cl3 से। राइट, Cl3 से क्या होगा, इस कंपाउंड को प्राइमरी वैलेंसी आएगी। ठीक है, समझा। सेंट्रल एटम कौन होगा मेरा, CO क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ये NH3 टेकन 6 टाइम्स, ये कौन होंगे हमेशा। लिगैंड। राइट, लिगैंड्स। लिगैंड्स को और एक नाम क्या है। सेकेंडरी वैलेंसी। और ये सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है या नॉन आयोनाइजेबल होती है। नॉन आयोनाइजेबल। राइट, नॉन आयोनाइजेबल। और जो मेरा प्राइमरी वैलेंसी वो कैसे होता है। आयोनाइजेबल। राइट, और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से आ रही है कंपाउंड को। Cl3 के वजह ठीक है, से। तो समझा। अब प्राइमरी वैलेंसी कैसे ढूंढोगे, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे ढूंढोगे, अब सेंट्रल एटम कैसे ढूंढोगे अगर आपको कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिया तो।
सर इस वाले कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी Cl3 है ना? नहीं नहीं, Cl3 की वजह से प्राइमरी वैलेंसी आएगी। तो प्राइमरी वैलेंसी जनरली मेटल को होती है। ये जो मेरा मेटल है, ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर सोचो कि ऐसा था, CONH3 टेकन 5 टाइम्स Cl और क्या है Cl3, ठीक है। अब मैं अगर इसको तोड़ता हूं तो बोलो कैसे दिखेगा ये? +3 आ जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स पे और Cl3 का 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो बंदे हैं ये अंदर वाले, इसको हमने क्या बोला है? ये जो अंदर वाले सेकेंडरी बंदे हैं, वैलेंसी ये सेकेंडरी वैलेंसी है, लिगैंड। ये लिगैंड से। ये कभी टूट के बाहर जाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, ये क्या होंगे, ये फिक्स रहेंगे, ये नॉन आयनाइजेबल है तो ये अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जब टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा? CONH3 टेकन 5 टाइम्स Cl, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होगा। और ये जब टूटा, ये कैसे टूटेगा? यहाँ पे 3 पॉजिटिव आएगा और 3 Cl नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है अब? सेकेंडरी मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकालना है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? ये मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, अपना जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे किसका पता करना है? CO का। राइट, तो मैं इसको एक्स बोलूं। हाँ। ठीक है, NH3 न्यूट्रल होता है इसलिए हम इसको क्या करते हैं? 0 बोलते हैं। Cl का कितना होता है? 1 -1 होता है या 1 होता है? -1 -1 इज इक्वल टू क्या लिखूं आगे मैं? +3। इज इक्वल टू +3, राइट। जो इसके ऊपर होता है चार्ज, वो हम इसको इज इक्वल टू आगे लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। ये +3 और इसको ये अगर गया तो ये क्या होगा? +1। तो x इज इक्वल टू क्या आया? +4। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? +4। ठीक है, समझा? प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट? सेंट्रल एटम का। तो ये प्राइमरी वैलेंसी जो है, ये प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से आ रही है? इस एलिमेंट को किन की वजह से आ रही है? ये Cl3 की वजह से आ रही है। ठीक है, या सिंपली इतना याद रखो कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मतलब जैसे आगे बढ़ेंगे तो लिगैंड कौन सा कैसे बिहेव कर रहा है वो आपको बता दूंगा। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम देखते हैं, 1 मिनट। तो अब बोलो यहाँ पे ए जो होता है, अगर मैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स लेता हूँ तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है बोलो? एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ए क्या होगा? सेंट्रल एटम। राइट, सेंट्रल एटम। बी क्या होगा? लिगैंड। राइट, लिगेंड्स। लिगेंड्स को और नाम क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी। ये आयनाइजेबल होती है, नॉन आयनाइजेबल? नॉन आयोनाइजेबल। डॉट, ये क्या होती है? ये नॉन आयनाइजेबल होती है। और सी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी। राइट, प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो समझ गया कौन क्या होता है और कौन क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राइमरी वैलेंसी बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ और सेंट्रल एटम बताओ, तो आराम से बता पाओगे? हाँ सर। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनाइजेबल या नॉन आयनाइजेबल? आयोनाइजेबल। ठीक है, ये होती है आयोनाइजेबल। ठीक है, ये कंपाउंड में फिक्स नहीं होता। क्या होता है? अगर मैं कोई कंपाउंड लेता हूं तो वहां पे ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये फिक्स नहीं होती। दीज आर नॉट फिक्स, मतलब इसका जो नंबर है ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज हो सकता है। पर यहाँ पे अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी देखता हूँ तो ये क्या होती है? हर एक एलिमेंट के लिए ये फिक्स होती है। मतलब यू कैन नॉट चेंज नॉन सेकेंडरी वैलेंसी। आप अगर कोई एलिमेंट ले रहे हो तो उसका आप सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं कर पाओगे, वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। पर ये जो प्राइमरी वैलेंसी है फिक्स होगा क्या? एक डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ज्यादा, मतलब हमने पढ़ लिया सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगैंड्स क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डेटा क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कैसी होती है हर एक एलिमेंट की?
ये कैसी होती है हर एक एलिमेंट की Fixed. सेकेंडरी वैलेंसी? फिक्स रहती है। फिक्स रहती है। Fixed जैसे रहती है। प्राइमरी वैलेंसी फिक्स रहती है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, ये फिक्स क्यों होती है ये भी बताता हूँ। तो ये क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये मेरे एलिमेंट को क्या देती है, ये मेरे एलिमेंट को ज्योमेट्री देती है। या ऐसे बोल सकते हैं अपन कि जैसे जैसे सेकेंडरी वैलेंसी है ये ज्योमेट्री या ये मेरे एलिमेंट को क्या देती है, शेप देती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेकेंडरी वैलेंसी मेरे एलिमेंट को क्या आता है, ज्योमेट्री या शेप आता है। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर 4 होते हैं तो वहां पे क्या होता है, कौन सा शेप होता है या कौन सी ज्योमेट्री होती है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल। 4, राइट, टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6 होता है तो वहां पे ज्योमेट्री कौन सी होती है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल नहीं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये सीबी जो पढ़ाया है ये पढ़ लो फिर से एक बार, ये केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़ाया है। हाँ ठीक है, सर। वैसे ही क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर या मेरा सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर अगर क्या होता है 4, तो वहां पे क्या होता है, इस ये जो मेरा मॉलिक्यूल था वो टेट्राहेड्रल अरेंज होगा। अगर मेरा सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो मेरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रली अरेंज होगा। मतलब क्या हो रहा है कि ज्योमेट्री जो है मेरे मॉलिक्यूल का वो किस पे डिपेंडेंट है? सेकेंडरी वैलेंसी पे। सेकेंडरी वैलेंसी पे डिपेंडेंट। तो मैं अगर सेकेंडरी वैलेंसी निकाल दूंगा, मतलब वहां से अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी से कोई एलिमेंट निकाल दूंगा तो वहां पे क्या डिस्टर्ब होगा? उसकी ज्योमेट्री। पूरी ज्योमेट्री। राइट, उसकी पूरी ज्योमेट्री। तो वो एलिमेंट उसकी ज्योमेट्री कभी डिस्टर्ब करने देगा क्या? नहीं। नहीं, इसलिए ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उस एलिमेंट की क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, फिक्स क्यों होती है समझा? क्यों होती है फिक्स? ज्योमेट्री को स्टेबल करने के लिए। राइट, मतलब अगर एक एलिमेंट है वो क्या होता है, उस ज्योमेट्री में जाके स्टेबल होता है। तो वो ज्योमेट्री में स्टेबल होता है तो उसके सेकेंडरी वैलेंसी वो फिक्स कर लेगा, वो बाद में चेंज नहीं होने देगा। तो चेंज क्या हो सकता है, अगर कोऑर्डिनेट एलिमेंट अगर देख रहे हैं अपन तो उसमें चेंज क्या हो सकता है सिर्फ? प्राइमरी वैलेंसी। राइट, प्राइमरी वैलेंसी वहां पे क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ये मेरी सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हो सकती है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ इतना डेटा बस होगा, मतलब एकदम इंट्रो करने के लिए कि आपको कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करते। तो सेंट्रल एटम तो पता हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या क्या। ठीक है, एक इसके नीचे डेटा लिख लेते हैं, नहीं तो अच्छे से ये लिख लेते हैं पहले। तो अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में एक चीज क्या होती है बोलो? फर्स्ट चीज क्या होती है? बोलो। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोल आ रही। सेंट्रल एटम। राइट, क्या होता है सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम। सेकेंड चीज क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। राइट, क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में अगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इन्फो लेते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी को और क्या बोल सकते हैं अपन? नॉन हम्म आयोनाइजेबल। राइट, ये क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, और क्या होता है, ये इसको लिगेंड। लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। राइट, ये कैसी होती है हर एक एलिमेंट के लिए? फिक्स होती है, नॉन फिक्स। फिक्स होती है या नहीं होती? फिक्स। फिक्स होती है। फिक्स क्यों होती है। फिक्स होती है, ये क्यों फिक्स होती है? ताकि कंपाउंड का ज्योमेट्री चेंज ना हो। राइट, मतलब ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, ये ज्योमेट्री डिसाइड करता है सेकेंडरी वैलेंस, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। हाँ सर। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में हमें इतना पता है कि वो क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। उसको लिगैंड्स भी बोलते हैं या उसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी। मतलब इसको 3 नाम है, सेकेंडरी वैलेंसी, लिगैंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये फिक्स होती है और ये फिक्स ये फिक्स होती है, इसलिए ये क्या करती है, डिसाइड करती है ज्योमेट्री ऑफ द एलिमेंट या ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड।
ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। अगर मुझे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में देखना है तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, कैसी होती है प्राइमरी वैलेंसी? आयोनाइजेबल। राइट, ये क्या होती है, आयोनाइजेबल। ये फिक्स होती है क्या? नहीं। नहीं। फिक्स। ठीक है, इतना सारा लिख लो। अगर इतना भी पढ़ लिया तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का। लिख लो ये। सर हम इस पूरे चैप्टर में क्या मतलब मेन क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन मेन है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। जो हाइब्रिडाइजेशन जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएफटी, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वो आगे जाके आएगा। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। फिर इसमें एक और है कि जो अपने कंपाउंड को कलर आता है, वो कलर कैसे आता है, वो है मतलब बाकी जो बहुत सारी चीजें वो सेकेंड हाफ में आएगी इस चैप्टर की। तो पहले बेस बिल्डअप करते हैं, फिर जो मेन है वो बाद में बहुत इजी जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो सीएफटी शायद मैंने आपको पढ़ा दी है पहले ही, केमिकल बॉन्डिंग में फिर से एक बार पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो आप ये भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग की सीएफटी, वहां पे मैंने पढ़ाया था ये, शायद पढ़ाया है शायद। सर सेफ्टी का फुल फॉर्म? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नहीं सर, नहीं हुई है। हाँ ठीक है, देखते हैं, मतलब ओवरलैपिंग पढ़ाया था शायद मैंने फिर। हाँ। हाँ ठीक है, थोड़ा सिमिलर है, फिर भी पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। आपको नहीं पढ़ा, दूसरे बैच को पढ़ाया था। ठीक है, तो अब इतना सारा बताया, तो ये मैंने बताया क्या? हम्म क्या सर? ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है, ये मैंने बताया है क्या, मतलब ये मैंने ढूंढा है क्या? नहीं नहीं, नहीं, ये किसने साइंटिस्ट। ढूंढा होगा? साइंटिस्ट। राइट, तो अपन इसके बाद क्या पढ़ेंगे, साइंटिस्ट की थ्योरी, जिसने क्या बोला ये सब आपको पढ़ाया है, मतलब उसने ढूंढा होगा और उसने आपको बताया है। उसने मुझे बताया, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपने, थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें ये सब आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख लो। झालं सर. हो ठीक है, गया सर। बाबूलाल हो गया। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो हेडिंग दे दो, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। वार्नर नहीं है, वर्नर है। ठीक है, तो बेसिक पोस्टुलेट्स लिख लो, इसने क्या क्या बोला था। लिख लो ये साथ साथ में।
ठीक है, लिख लो। झालं सर. हो गया बाबूलाल, भरत? हो गया सर। एक मिनट सर. लिख ले। हो गया सर. ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था वही उसने बताया है, मतलब उसने जो पढ़ा है बताया था वो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, पहले तो कि एक जो एलिमेंट होगा, कोई भी मेटालिक एलिमेंट होगा, उसमें कितने वैलेंसीज होंगे? 2. कौन से दो होंगे? प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। और वो जो एलिमेंट है वो क्या करने का ट्राई करेगा? ये दोनों वैलेंसीज सेटिस्फाई। राइट, वो दोनों एलिमेंट, वो जो एलिमेंट होगा वो क्या करने का ट्राई करेगा? ये दोनों जो वैलेंसीज आ रही है वो सेटिस्फाई करने का ट्राई करेगा। फिर उसने जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसके बारे में क्या बताया कि वो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? फिक्स. राइट, वो Fixed. कैसी होती है? वो फिक्स होती है। ठीक है, और उसके बारे में उसने डिटेल में क्या बोला कि वो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? वो हमेशा डायरेक्टेड होती है। डायरेक्टेड मतलब क्या कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन इन स्पेस। मतलब ये क्या बता रहा है इन शॉर्ट कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होती है? वो फिक्स होती है, और ये ऐसे खुद को अलाइन करती है कि ये डिसाइड क्या करती है मेरे इसका ज्योमेट्री का, सॉरी मेरे कंपाउंड का क्या डिसाइड करती है? ज्योमेट्री. ज्योमेट्री। ये जो फोर्थ पॉइंट है, मतलब इन्होंने ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेगी, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला, पर इनका जो मीनिंग है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन इन स्पेस, मतलब ही उसका मीनिंग क्या आ रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से फिक्स क्या हो रहा है मेरा? ज्योमेट्री फिक्स हो रही है. ज्योमेट्री। ज्योमेट्री फिक्स हो रहा है। तो ये चार पोस्टुलेट समझे क्या है? हाँ सर. हाँ सर। ठीक है, हाँ सर. तो आज यहीं पे रुकते हैं। एक बाबूलाल का टेस्ट है शायद, इसको जाना है। ठीक है, तो कल 2:30 होगा। कल भी है किधर क्लास? सर राहुल? कल नहीं है, ठीक कल है, मतलब लेट है थोड़ा शायद। ठीक है, देखते फिर थोड़ा कल एक 15 मिनट ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, चलेगा सर. ठीक है, तो मार्क्स मिल गए ना सबको? हाँ सर. सर मार्क्स के लिए आप मेरे को सोल्यूशन भेजो ना पूरे सारे क्वेश्चंस का. सो क्वेश्चंस तो सर. जो लिए वही है सर। सर रिवीजन क्लास लो ना. किसका? वो थर्मोडायनेमिक्स का. थर्मो का लिया है ना, इस पे ले देख लेना, क्या बोलते हैं अपना टेलीग्राम पे एक क्लास लिया हुआ है। सर फॉर्मूलाज के लिए नहीं बोल रहे, न्यूमेरिकल्स के लिए. न्यूमेरिकल्स नहीं निकल रहे सर अभी भी. ठीक है, फिर उसका एक लेना पड़ेगा। निकल नहीं रहे मतलब कौन सी इस पे दिक्कत आ रही है? सर कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हेस्ला वाले में कंफ्यूज हो रहे हैं, और बाद में जो डेल्टा यू और डेल्टा यू में थोड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, वो एक हाँ बार सर. एक्सप्लेन करता हूँ मैं अच्छे से। फिर हेस्लॉर ये जो है उसका चाहिए तो पहले आप क्या करो, पहले ट्राई करो, मतलब बिना ट्राई करके ये मत बोलो कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल लिए हैं तो अब वो आना चाहिए। एक बार बैठ के अच्छे से ट्राई करो, वही बोल रहा हूँ मैं। थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर एक तो बहुत बड़ा है, और उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे, हेस लॉ में प्रॉब्लम कब आता है? जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब
कौन सी स्टेप कब ऐड करनी है, अगर ये पता नहीं चला, अगर एडिशन और उसका सब्सट्रैक्शन नहीं पता चला, तो हेस लॉ में हमेशा प्रॉब्लम आएगा। और हेस लॉ में प्रॉब्लम क्या आता है, जो आप ये लिखते हो, क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हो, ये केमिकल इक्वेशन भी आपको लर्न ही होना चाहिए, मतलब किससे क्या फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है, ये लर्न होना चाहिए। इसमें और लर्न क्या होना चाहिए, कंबशन रिएक्शंस, हर एक के कंबशन रिएक्शन लर्न होने चाहिए। अगर इतना सब लर्न है तभी हेस लॉ का क्वेश्चन छूटेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि हेस लॉ पूरा का पूरा है ही डिपेंडेंट केमिकल इक्वेशन से, और केमिकल इक्वेशन जब तक कंबशन रिएक्शन या फॉर्मेशन रिएक्शंस लर्न नहीं है किसी के, एक वो अगर जो दिया है, तब तक केमिकल इक्वेशन नहीं बनेगा, और केमिकल इक्वेशन नहीं बनेगा तो हेस लॉ नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने कंबशन रिएक्शन और फॉर्मेशन रिएक्शन अच्छे से पढ़े नहीं है, या आप अब तक वो आपको लर्न नहीं हुए, ऐसे भी बोल सकता हूँ, पढ़े होंगे पर वो लर्न नहीं हुए। तो आप क्या कर सकते हो कि सेपरेट भी उस कंबशन रिएक्शन जितने भी है, मतलब मैंने इतने सारे एग्जांपल लिए कि उससे बाहर से जनरल एग्जाम नहीं, अगर आया तो ठीक है, पर उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि और कोई एग्जांपल आएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि कंबशन रिएक्शन जो है और फॉर्मेशन रिएक्शन जो अलग अलग है, जैसे C2H2, CH4, CO2, इनके हाँ सर। फॉर्मेशन रिएक्शन जो है, जो हमने अब तक पढ़े हैं, वो आपको सेपरेट लिखने पड़ेंगे। कंबशन रिएक्शन के जितने भी रिएक्शंस लिखे वो सेपरेट लिखने पड़ेंगे एक पेज पे। वो अगर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि हेस लॉ में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है कि कंबशन रिएक्शन और फॉर्मेशन रिएक्शंस लर्न नहीं है, इसलिए केमिकल इक्वेशन नहीं बन रहा, और अगर केमिकल इक्वेशन नहीं बनेगा तो हेस लॉ नहीं छूटेगा। और ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा यू का अगर कंसेप्चुअली कहीं पे है तो कंसेप्चुअली मैं पढ़ा सकता हूँ कि डेल्टा एच कहाँ पे देखोगे और डेल्टा यू कहाँ पे देखोगे। ठीक है, सर इसमें भी कंसेप्ट जनरली वाइज क्या, उसमें दिक्कत नहीं है डेल्टा एच और डेल्टा यू में, वो हम्म, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो नहीं समझ में आता। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस निकाल के रखो। ठीक है, अब चले वैसे। रिवीजन रिवीजन करना है, मतलब क्या करना है, ये तो पहले तो ये डिसाइड करते हैं, मतलब दिक्कत आ रही है तो क्या, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कंसेप्चुअली दिक्कत आ रही है या क्वेश्चन नहीं छूट रहा। तो अगर क्वेश्चन नहीं छूट रहा है क्वेश्चन तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेंड कर दो, वैसे वाला कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं छूट रहा है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं। सर कल के टेस्ट में ही ऐसा हुआ था, कौन सा इसलिए बोला क्वेश्चन मैं। था? यार एक क्वेश्चन था, अब एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा हम्म नंबर और क्या था, उसमें पूछा था तो डेल्टा यू और डेल्टा जी नॉट मतलब सब उसमें है ना स्टैंडर्ड वैल्यूज ली थी, हम्म तो उसको वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि वो वही है वही क्या। बोल रहा हूँ मैं, कि जहां जहां पे लग रहा है आपको कंफ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे सेंड कर दो जहां पे कंफ्यूजन आ रहा है। तो जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझेगा नहीं कि कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है या कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। हेस लॉ के लिए आपको हाँ सर। ये करना ही पड़ेगा, कंबशन रिएक्शंस और फॉर्मेशन रिएक्शन जो है वो एक सेपरेट पेज पे जितने भी किए हैं, मतलब स्टार्टिंग से, कहाँ से, बोर्ड पैटर्न वाले से, सीबीएसई के अपने एनसीईआरटी के बुक से, सिंगेज वाले बुक से, जितने भी फॉर्मेशन और कंबशन के रिएक्शंस है, वो ज्यादा नहीं आएंगे, एक 10-15 आएंगे, तो उतने कंबशन और फॉर्मेशन के रिएक्शंस सेपरेट पेज पे लिखने ही पड़ेंगे और वो लर्न ही करने पड़ेंगे, वहां पे कुछ और दूसरा ऑप्शन नहीं। तो वो होगा तो हेस लॉ का निकल जाएगा। और डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा यू में जहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है वो बोल दो, वो रिवाइज कर लेंगे। और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? बस सर यही एक ही बस सर प्रॉब्लम। इतना उमेश ही क्या आहे. बोला? एवढंच आहे सर. ठीक आहे, तर जिथं जिथं तुला वाटतंय की खरंच तुला प्रॉब्लेम येतोय, क्वेश्चन पाठव बिंदास, अपन ते करू। हाँ सर, ठीक है, क्वेश्चन तो पाठव. सबका अगर थोड़ा डेटा मिल जाएगा तो एक एक लेक्चर का तो एटलीस्ट डेटा मिलना चाहिए, तब रिवीजन ले सकते हैं एक लेक्चर का। अगर कुछ डेटा नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी लेक्चर डिस्टर्ब होगा और वो भी लेक्चर डिस्टर्ब होगा, तो उसका अपन सेपरेट लेक्चर ले सकते हैं अगर थोड़ा डेटा जम गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपसे ये चाहिए कि आप फॉर्मेशन और कंबशन की रिएक्शन ये लिखने ही पड़ेंगे बेटा, ये यहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डेल्टा एच डेल्टा यू में हम कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो प्रॉब्लम ले सकते हैं, या जो प्रॉब्लम में डिफिकल्टी आ रही है, पता नहीं चल रहा कि डेल्टा एच कहाँ पे और डेल्टा यू कहाँ पे है, तो वो कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम भेजो, वो एक पूरा क्या करेंगे वहां पे, एक लेक्चर लेंगे और वो क्लियर करेंगे, पर बैक में मत रहने दो कि कैसे पूछो, आपका क्लास है, आराम से पूछो। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, और कुछ दिक्कत? नहीं सर, जैसे सॉलिड अभी स्टेट, इस वीक में पूरा रिवीजन डालेंगे ना, तो हम्म, फिर जो भी रहेगा आपको पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। और सॉलिड स्टेट में कोई भी दिक्कत आ रही है? नहीं सॉलिड सर, स्टेट सॉलिड का स्टेट सबने में नहीं। किया है अच्छे से?
बोल। सॉलिड सर ते काल स्टेट टेस्टचे ते 2 क्वेश्चन नव्हते येत. कोणचे क्वेश्चन सेंड कर? क्वेश्चन पाठवतो मी. ते क्वेश्चन सेंड कर, मग व्हॉट्सअपला सेंड कर, मी सांगतो तुला जिथे जिथे प्रॉब्लेम येतात. ठीक है सर आप मेरे को कल के टेस्ट के जो मेजर 2 रॉन्ग आए ना हम्म, उनके सॉल्यूशंस भेज दो ना, और जो मैंने 2 अटेम्प्ट में किए उनके भी. ठीक है चलेगा। एक पूरा सॉल्यूशन का फाइल नहीं होगा मेरे पास, तो आपको भेजता हूँ, जो जो क्वेश्चन है वो भेजता हूँ। चलेगा सर. ठीक है, ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है बाबूलाल, जा सकता है तू। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय सर. बाय।